हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब बेसिकली प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे और इसका सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शंस हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संघवाद होता क्या है। तो संघवाद बेसिकली जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करें विद पावर्स, मतलब पावर भी हो, स्टेट के पास भी पावर हो और यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पावर हो। ऐसा नहीं हो कि स्टेट गवर्नमेंट बस एक पपेट मतलब एक पपेट की तरह काम करे कि मतलब जो भी यूनियन गवर्नमेंट बोले बस उसको मानते जाए। तो ऐसा नहीं हो, दोनों के पास पावर हो। तो ये संघवाद का जो प्रोविज़न है ये हम लोगों ने किस देश से लिया है। जैसे कि अगर आप लोग देखें तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे संविधान में, ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है ना। अगर बात करें रूल ऑफ लॉ का मतलब कि कानून का राज, तो ये हम लोगों ने यूके से लिया है। उसी तरीके से ये संघवाद कहाँ से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा से। तो हम लोगों ने जो संघवाद जो हमारे संविधान का प्रोविज़न है ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शंस है 1950, 1950, 1951, 1952 या 1956। तो इसके लिए सबसे पहले 1953 में एक कमेटी बिठाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। तो इसका अगर हिंदी में हम लोग देखें तो राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये बिठाया गया था 1953 में और इसके जो मुख्य मेंबर थे वो थे जस्टिस फजल अली। इसमें बेसिकली 3 मेंबर थे, जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू जी, है ना, एच.एन. कुंजरू जी। तो ये 3 मेंबर का कमेटी था। तो इसे बिठाया गया था कि राज्यों का बंटवारा कैसे किया जाए। तो इनके रिकमेंडेशन के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर और 1956 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1956 और पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका मतलब इसके पहले ये पूर्ण राज्य नहीं था, तो क्या था? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि अगर आज आप बात कर ले तो दिल्ली है, जैसे, है ना, चंडीगढ़ है, या तो फिर आप देख ले पुडुचेरी है। ये सब क्या है? आज यूनियन टेरिटरी है, मतलब इसको केंद्र सरकार चलाती है। हालांकि दिल्ली और पुडुचेरी एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है ये दोनों जिसका अपना विधानसभा है, बाकियों का अपना विधानसभा भी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस है 1956, 1972, 1973 या 1947। कब त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये डेट था 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को और मेघालय को और मणिपुर को, ये 3 जो यूनियन टेरिटरी थे इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इन तीनों यूनियन टेरिटरी को, और तीनों को एक ही समय दिया गया था 1972 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात करते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये बेसिकली लॉन्च किया गया था 2002 में और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इन्होंने ही सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया था 2002 में। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है कि किस उम्र के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था। तो ये जो एज टारगेट था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस ये हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
या तो राष्ट्रीय ध्वज, या प्रस्तावना, या मूल अधिकार। इसमें से कौन है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर संविधान की आत्मा पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, मतलब जो प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान की दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल, तो वहाँ पे ये ऑप्शन बदल जाएगा, आंसर वहाँ पे बदल जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब इसका हिंदी में बात करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अगर आपसे कोई छीनता है, सरकार हो या कोई भी, अगर आपसे मूल अधिकार को छीनता है तो कोर्ट मूव करने का भी अधिकार आपको संविधान दे रखा है, और वो आप कोर्ट मूव करेंगे आर्टिकल 32 के हिसाब से। आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट जाएंगे, और अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आपके पास पावर है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपके किसी भी आर्टिकल का, मतलब किसी भी मूल अधिकार का हनन होगा तो। और ये कोर्ट मूव करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, और वो आर्टिकल 32 है। इसीलिए इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? मतलब संविधान में जितने मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा वो मूल अधिकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, तो ये बिल्कुल मूल अधिकार है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 19 को देखें तो उसमें ये मूल अधिकार है कि आप इंडिया के किसी भी भाग में रिसाइड करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह आपका मूल अधिकार है। क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, तो ये भी एक मूल अधिकार ही है, अल्पसंख्यकों को दिया गया है। या कोई भी अगर अपने किसी भी संगठन का प्रचार प्रसार करते हैं या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो ये उनका मूल अधिकार है, तो ये भी मूल अधिकारों में से ही एक है। थर्ड, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। जी नहीं, ये मूल अधिकार नहीं है। ये आपका मूल अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आपके माँ बाप की संपत्ति बिल्कुल आपके ही नाम पे होनी चाहिए। आपके माँ बाप जिसे चाहें वो संपत्ति दे सकते हैं, तो ये मूल अधिकार में से एक नहीं है। अब आखिरी ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। जी, सरकारी संस्थाओं में मिलता है, भले ही प्राइवेट संस्थाओं में नहीं मिलता है, लेकिन अगर सरकारी संस्थाओं में भी ना मिले तो ये कहीं ना कहीं उन महिलाओं के मूल अधिकार का हनन है। तो ये संविधान में हमें मूल अधिकार दिया गया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो हमेशा जो सरकारें आती है वो ऐसे ऐसे लॉ लाकर कहीं ना कहीं जो जनता है, जो पब्लिक है, उससे मूल अधिकार छीनने की कोशिश करते ही रहते हैं। सरकारों को कभी ये पसंद नहीं आता है कि जनता के मूल अधिकार उन्हें मिले। सरकारों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर जब संविधान बनाया गया था तो उसी समय इसका प्रावधान किया गया था कि सरकारें जब मूल अधिकार छीनना चाहेंगी तो उस समय किसे उत्तरदायित्व दिया जाए कि वो जनता के मूल अधिकार ना छीन पाएँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। किसे सौंपा गया है? तो करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट को ही ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो जो मूल अधिकार हैं उनको बचा कर रखे, उसे हनन करने ना दे सरकारों को। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार की बातें तो बहुत कर ली। अब यहाँ पे बातें हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मूल कर्तव्य। तो अब जो हमारा ओरिजिनल संविधान जो 1950 में लागू हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। जी हाँ, उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, उसमें सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे, उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे। लेकिन जब जब इमरजेंसी लगा 1975 में, तो उस समय लगभग 2 साल इमरजेंसी लगा रहा था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, और 1977 में इमरजेंसी हटा था। इसी बीच में 1976 में इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी बिठाया था। उस कमेटी के जो हेड थे वो थे स्वर्ण सिंह।
तो उन्हें इसीलिए इस कमेटी को कहा जाता है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इन्होंने रेकमेंड किया था कि हमारे संविधान में जब मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो जब उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन किया तो फिर उन्हीं के रिकमेंडेशन से 42वां संशोधन 1976 में ये लगाया गया, मौलिक अधिकार संविधान में लाए गए। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए। और बाद में फिर 2002 में 86वें संशोधन से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो टोटल अभी मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो हमारे संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं अभी। निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान 10 मौलिक कर्तव्यों को लाया गया था। बाद में 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और ऐड किया गया। तो टोटल अभी मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला, लोक चुनावों में वोट डालना। जी बिल्कुल, यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोक चुनावों में वोट डालना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। आप स्वतंत्र हैं वोट दें या ना दें। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, जी ये बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला, लोक चुनावों में वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। 12वां, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, 42वां संशोधन 1976 में ये शामिल किया गया था। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो क्या करता है? तो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। महिलाओं को शिक्षित करना, तो जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनती है। महिलाएं सशक्त बनती है अगर उनको शिक्षित किया जाए तो। आगे के ऑप्शंस देखें। महिलाओं को घरेलू काम का अवसर देना, इससे महिलाएं कहाँ से सशक्त होंगी? वो तो अभी भी करती हैं महिलाएं, लेकिन इससे तो सशक्तिकरण की ओर नहीं बढ़ती हैं। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चलती है महिलाओं के लिए, लेकिन इससे भी कोई सशक्तिकरण का काम नहीं होता है। महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना, ये भी कुछ खास सशक्तिकरण के लिए नहीं काम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो पहला था, महिलाओं को शिक्षित करना, शिक्षा पाने से लोग सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हैं। 14th, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये कोई मौलिक अधिकार तो नहीं है, मौलिक कर्तव्य ये भी नहीं है, राज्यों के हाथ में भी ये नहीं है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जब संविधान बना था तो उस समय ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बने थे। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बेसिकली बताते हैं कि हमारे देश को आगे किस ओर जाना है, और वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही लिखा है। 15वां, भारत का एक राज्य जहां समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो समान नागरिक संहिता बेसिकली होता है यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज जो करंट की जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पे यूसीसी अभी भी लागू है और यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो वो है स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है जम्मू कश्मीर, है ना, असम, केरल या गोवा। तो करेक्ट ऑप्शन है गोवा। गोवा में अभी भी समान नागरिक संहिता लागू है, और ये अभी से नहीं 1861 से ही गोवा में ये लागू है।
1861 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 1869 से ये लागू है। एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम पे गोवा पे पुर्तगालियों का राज था। अब इस टाइम तो हमारा देश गुलाम था, तो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, लेकिन गोवा में पुर्तगाली लोग राज कर रहे थे। तो उन्होंने ही यूसीसी कानून लाया था और फिर 1961 में पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दिया गया। तो उसके बाद भी गोवा ने क्या किया कि ये जो समान नागरिक संहिता था यूसीसी, इसे कंटिन्यू रखा। तो गोवा ही आज एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। 16वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? जैसे कि आप मान लें किसी बिल पे वोटिंग चल रही है और एक पार्टी ने समर्थन में 200 वोट दिए और उसके विपक्ष में भी 200 वोट पड़े हैं। अगर टोटल 400 मेंबर उस समय मौजूद थे और 200-200 वोट दोनों को पड़े हैं, तो ये तो टाई की स्थिति हो गई। तो यहाँ पे फैसला कैसे लिया जाता है? तो उस टाइम पे कौन वोट डालकर इसका फैसला करते हैं? तो उस टाइम पे ये अधिकार होता है स्पीकर का। जो भी स्पीकर होंगी वो वोट डालकर इस टाई की स्थिति से हटाएंगे और उनका वोट जिनको पड़ेगा उस पक्ष में वो बिल चला जाएगा। 17वां क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? तो आपको इसमें से बताने हैं वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या बीडी जत्ती। तो आपको बताने हैं इसमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। कार्यवाहक वहाँ पे वो होते हैं जब अगर राष्ट्रपति जी किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं कर सके या उनकी मृत्यु हो गई, कुछ भी वजह हो, तो कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए, जब तक कि नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए। तो वीवी गिरी तो ये थे, ये 47 दिन के लिए बने थे। तो ये तो नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, तो ये तो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। हालांकि ये बाद में फिर फुल टाइम राष्ट्रपति भी बने थे, चौथे राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के, लेकिन कार्यवाहक तो ये थे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति बने थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये, तो ये कार्यवाहक नहीं थे, ये फुल टर्म राष्ट्रपति थे। आगे ऑप्शन देखते हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, तो ये बने थे 34 दिनों के लिए राष्ट्रपति बने थे ये, तो कार्यवाहक हुए। और बीडी जत्ती ये भी बने थे, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति ये भी थे, और ये लगभग 160 दिनों के लिए राष्ट्रपति थे। तो मतलब आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं 18वें प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? है ना, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, है ना। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? अब देखिए क्या है, राज्यसभा में मेंबर तो वैसे चुने जाते हैं, मतलब इलेक्शन होता है, उसके लिए वोटिंग होती है बाकायदा राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। लेकिन राज्यसभा में एक और प्रावधान ये है कि उसमें 12 मेंबर राष्ट्रपति अपने मन से चुन सकते हैं, और वो कला, विज्ञान, इन क्षेत्रों से चुना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा महारत हासिल किए हों या राष्ट्रपति जिसे भी समझे उसे चुन सकते हैं, तो वो 12 मेंबर राष्ट्रपति अपने तरफ से राज्यसभा में चुनकर भेज सकते हैं। 20वां और आखिरी क्वेश्चन। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मतलब अगर कोर्ट ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया है, फांसी दे दिया है, तो यहाँ पे अगर आपको क्षमा चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे? तो ये पावर होता है राष्ट्रपति के पास। हालांकि जनरली वो इस पावर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कोर्ट्स अगर किसी को मृत्यु दंड देती है तो वो बहुत सोच समझ कर ही देती है। तो जनरली राष्ट्रपति ये नहीं यूज़ करते अपने पावर को, लेकिन फिर भी ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है कि वो किसी के मृत्यु दंड को क्षमा करके हाँ उसे आजीवन कारावास दे सकते हैं, या तो कुछ ना कुछ सज़ा ऐसा दे ही सकते हैं, बिल्कुल तो माफ़ नहीं किया जाता है। तो ये पावर होता है राष्ट्रपति के पास। तो यही थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आगे मैं फिर से आऊँगा तीसरे सेट को लेकर। आप बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।